गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नमस्ते, प्रणाम। अ, मैं आज आप लोगों के सामने आंखों देखा गदर लेकर आई हूँ। इसको आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, मनन करना है और अपने सपनों को साकार करना है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आंखों देखा गदर पाठ का, ये आपका पार्ट 3 में है। और आंखों देखा गदर के कवि हैं जो यहाँ के नहीं थे, वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उनका नाम है विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर। और इनका जन्म जो है 1828 ईस्वी में हुआ था और ये 1857 की क्रांति की बात आंखों देखा गदर में किए हैं। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम, भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में हुई थी और वही उन्होंने देखा अपने आँखों से। आँखों देखा गदर, इसका मतलब ये है कि विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी ने आँख की देखी हुई बात, भोगे हुए बात, अनुभव किए हुए बात को बताया है। 1857 के गदर का आँखों देखा विस्तृत चर्चा इन्होंने की है। ये प्रस्तुत करने वाले, जो आंखों देखा गदर को प्रस्तुत करने वाले विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी ने इसे अपने मराठी भाषा में लिखा था, लेकिन बाद में इसको अमृतलाल नागर जी ने हिंदी भाषा में रूपांतरित किया और यह रूपांतरित 20वीं सदी के चौथे दशक में प्रस्तुत किया गया। और ये विष्णु भट्ट गोडसे तो नाम था इनका, लेकिन बरसईकर ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के बरसई गांव में रहते थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के बरसई गांव के रहने वाले थे और इनका मूल भाषा जो था वह मराठी था। संस्कृत भी ये अच्छे से जानते थे। लेकिन ये जो आंखों देखा गदर है, ये लिखा गया था माझा प्रवास, मेरा प्रवास के नाम से ये लिखा गया था। लेकिन इस कहानी को आंखों देखा भोगा हुआ पल को इन्होंने अपने मराठी भाषा में लिखा और मराठी भाषा में माझा प्रवास के नाम से था। लेखकों को, भाषा विद्वानों को ऐसा लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए कि कैसे हमारे देशवासियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीरांगनाओं ने अपने देश की रक्षा हेतु अपना कैसे आत्मसमर्पण किए, कैसे बलिदान दिए, कैसे कुर्बानी दी। कितनों ने अपनों को खोया, कितने माताओं ने अपने लाल दिए, कितने बहनों ने अपना सिंदूर दिए, मतलब उनके हस्बैंड मारे गए, उनके बच्चे मारे गए। तो ये आंखों देखा गदर विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी ने लिखा है और इसका अमृतलाल नागर जी ने बाद में 20वीं सदी के चौथे दशक में इसे रूपांतरित कर हिंदी में लाए। उनके विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी का पिताजी का नाम पंडित बालकृष्ण भट्ट था और ये विष्णु भट्ट जी स्वाध्याय किए थे, खुद से अध्ययन किए थे और खुद से अध्ययन के फलस्वरूप पारंगत रूप से ये संस्कृत, मराठी आदि भाषा का
ज्ञान अर्जित किए थे। मेरे बच्चों, उनका व्यक्तिगत आकर्षण बहुत ही प्रभावशाली था और विष्णु भट्ट जी एक तेजस्वी पुरुष थे। विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी कोई पेशे से लेखक नहीं थे, अपितु वो कर्मकांडी पुरोहित थे, पंडित थे। कर्मकांड कराने वाले पुरोहित थे, पंडित थे। अपनी रोजी रोटी के लिए आजीविका का साधन उनका जो था वह पंडिताई था। उनकी थोड़ी बहुत खेती थी, ज़्यादा खेती नहीं थी, थोड़ी बहुत खेती थी। परिवार को ऋण से मुक्त करने के लिए, ये समुचित निर्वाह करने के लिए, अच्छे से जीने के लिए हमारे उत्तर भारत की ओर आए थे। जैसे हमारे युवा और हमारे कुछ लोग अपने बिहार से बाहर प्रवास करने के लिए जाते हैं, वहाँ आजीविका का साधन जुटाने के लिए जाते हैं, आजीविका के लिए मतलब रोजी रोटी के लिए जाते हैं। इसी तरह से विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी भी हमारे उत्तर भारत आए थे और वह पुरोहित के काम के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि 1857 के आसपास हमारे झांसी में एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। उसमें दान दक्षिणा फलस्वरूप कुछ धन मिल जाता। धन उपार्जन हेतु वे उत्तर भारत आए थे, किंतु 1857 ईस्वी के गदर में फंस गए। गदर में फंसने का मतलब ये था कि मार्च 1857 में बैलगाड़ी से वे पुणे पहुँचे और वहाँ से इंदौर, अहमदनगर और उनको धुलिया, सतपुरा होते हुए मध्य प्रदेश में महू पहुंचना पड़ा और उन्हें सिपाहियों से क्रांति की खबरें जो है वह पहले ही मिल गई थी। सिपाहियों ने मना किया था कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, आपको खतरा है। लेकिन जब वे बैलगाड़ी से आ ही चुके थे तो रुका नहीं और वो आगे बढ़ते हुए उज्जैन से फिर ग्वालियर और ग्वालियर से इसी बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को बड़ी नज़दीक से देखा। गदर मतलब गदर में हो रही, जैसे आपका गांव सोनबरसा है, ज़िला मुजफ्फरपुर है, कांटी है, इसी तरह से वह गदर एक गांव था और वहाँ पर मतलब गदर एक जगह था। वहाँ पर देखा उन्होंने कि कैसे मतलब ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों के द्वारा हमारे भारतीय लोगों को कुचला जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, जीना मुश्किल किया जा रहा था, दुख पहुंचाया जाता था, मतलब कष्ट पहुंचाया जा रहा था। लोग जीने के लिए स्वतंत्र नहीं थे, स्वतंत्र होकर नहीं जी सकते थे। कितना कष्ट दिया था, इसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। आगे देखेंगे आप कि इसी बीच उन्होंने गदर की घटनाओं को बड़ी नज़दीक से देखा था, सुना था। पुनः झांसी आकर फंस गए थे वे। इतिहास प्रसिद्ध वीरांगना झांसी की रानी बाई के प्रलय के संपर्क में आए। झांसी की रानी के प्रलय के संपर्क में कहने का मतलब ये है कि उसी बीच झांसी की रानी ने इन्हें रहने का आश्रय दिया था और अचानक क्या देखा गया कि वहाँ पर युद्ध छिड़ गई थी। तो आश्रय दिया और अपने विश्वास में झांसी की रानी जी को लिया था। उत्तर भारत के कई तीर्थों की यात्रा किया उन्होंने और करीब 2.5 साल बाद अपने गांव बरसईकर वापस लौटे थे। उन्होंने प्रिय यजमान श्री चिंतामणि विनायक वैद्य के अनुरोध पर उन्होंने
अपने आंखों देखा हाल स्मरण के आधार पर लिखा था, अपने प्रिय यजमान के अनुरोध पर लिखा था। और ये गदर के घटनाओं को उन्होंने माझा प्रवास के नाम पर लिखा था, और माझा प्रवास को मराठी भाषा में लिखा था। और इसके बाद हिंदी अनुवाद सुप्रसिद्ध कथाकार आपको पता ही है कि लेखक अमृतलाल नागर जी ने आंखों देखा गदर के नाम से किया है। 20वीं सदी के चौथे दशक में किया है, ये आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे कि विष्णु भट्ट द्वारा यात्राओं के दौरान आंखों देखी सुनी बात का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया गया है। जीवंत और चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षित करने वाला घटना भी है। तो उन्होंने लिखा था माझा प्रवास, मतलब मेरे प्रवास के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसको उन्होंने आँखों से देखा था, जिसमें उन्होंने कष्ट सहे थे, भोगा था, उसको उन्होंने लिखा। तो ये था आपका लेखक परिचय। अब हम चलते हैं पाठ की सारांश की ओर। तो पाठ के सारांश में आपने आंखों देखा गदर को तो पढ़ा है, वो बहुत ही विस्तृत चर्चा उसमें किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है उसके। जो आंखों देखा गदर मतलब 1857 की क्रांति की बात उसमें की गई है। 1857 की क्रांति में हमारे बहुत सारे भारतवासियों ने अपने प्राण गंवाए थे, और उन्हीं की कुर्बानियों की देन है जो आज हम लोग स्वतंत्र हैं और हमारे बहुत कुछ अपने बस में है। तो अब हम चलिए आइए देखते हैं भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण जो है वह प्रस्तुत किया गया है, और प्रस्तुत करने वाले विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी हैं। गोडसे की उत्कृष्ट स्मृति माझा प्रवास का प्रामाणिक भाषांतर व आंखों देखा गदर, झांसी प्रवास और लक्ष्मीबाई से जुड़े संस्मरण में अविकल रूप से प्रस्तुत है। बसंत की विदाई और ग्रीष्म ऋतु के राज्य में एक दिन झांसी शहर के दक्षिण मैदान में गोरे पलटनों ने तंबू झांसी को अपने खूनी पंजों में गाड़ चुका था। तंबू का कहने का मतलब है कि हर जगह पे अपने रहने के उन्होंने ठिकाने बना लिए थे, जो मतलब कच्चे मकान हुआ करते थे। कच्चे मकान कहने का मतलब कि जो मतलब आपने देखा होगा कि कच्चे रूप से फौजियों के रहने के ठिकाने हो जाते हैं कि एक प्लास्टिक मतलब मोटा सा चादर टाइप का, और उसमें बांस वगैरह से बनाए जाते हैं, और वही तंबू जो है गाड़ दिया गया था अचानक से। तो ये जो बहुत सारे तंबू जो है वो झांसी के मतलब झांसी में जगह जगह पे अचानक से गाड़ दिया गया था। और दूसरे दिन गोरे पलटनों ने मोर्चा बांधकर मतलब युद्ध की पूरी तैयारी कर टुकड़े टुकड़ों में 25-20 यहाँ 10 वहाँ 50 वहाँ, इस तरह से मोर्चा बांधकर युद्ध का शंखनाद कर दिया, युद्ध के लिए शंख बजा दिया, युद्ध के लिए मतलब वो बिगुल फूंक दिया। झांसी के सैनिकों ने भी अंग्रेजी आक्रांताओं से को खदेड़ने के लिए रणभेरी की दुदंबी बजा दिया। झांसी में भी जो हमारे लोग रहते थे, जो सैनिक थे, उन्होंने भी उसका बदला मतलब उसका जवाब देने के लिए इन्होंने भी दुदंबी जो है वो बजा दिया। दुदंबी कहने का मतलब ये भी तैयार हो गए उसका जवाब देने के लिए। तीसरे दिन अंग्रेजी पलटनों को शहर या किले के मोर्चा का पता चल गया और उनकी गरनाली तोपें चलने लगी, तोप चलने लगी। बंदूक का बहुत बड़ा रूप होता है। बंदूक में तो छोटे गोलियों को चलाया जाता है और तोप में बहुत बड़े बड़े गोले रखे जाते हैं और उसको मशीनों के द्वारा छोड़ा जाता है, जो बहुत ही दूर जा सकता था और उससे बहुत लोगों को क्षति हो सकती थी। जो एक गोले के गिरने के बाद कम से कम 2-3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का गांव जो है तबाह हो सकता था।
वही किया गया था। शहर में तोप के गोले की अंधाधुंध से रैयतों को भयाक्रांत कर दिया था, मतलब बसने वाले को आक्रांत कर दिया था, डरा दिया था। और छोटे छोटे घर जो है वह खंडहर बनकर गिरने लगे थे। बाई साहब ने अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए, ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देने के लिए, मतलब उनसे ज़्यादा युद्ध की तैयारी के लिए खंडहर, मतलब ना ज़बरदस्त नाकेबंदी की। चौथे दिन अंग्रेज़ों के आक्रामक प्रहार ने किले के दक्षिण बुर्ज को बंद कराकर हौलदीली फैला दी और दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जो है वह जर्जर हो गया था। पाँचवें और छठे दिन भी युद्ध अनवरत रूप से जारी रही और सातवें दिन सूर्यास्त के बाद शत्रुओं की तोपों ने बाई साहब के पश्चिमी मोर्चे को तोड़ डाला। जो बाई साहब ने पश्चिम की तरफ से मोर्चा बांधा था उसको अंग्रेजी सैनिकों ने तोड़ डाला और कारीगर की चतुरता से पुनः मोर्चाबंदी कर तोपों को मुंह खोल देने से अंग्रेज बहुत हताहत हुए थे। बाई साहब ने जो पश्चिमी छोर से इनका मोर्चा को तोड़ा गया था उसको तुरंत ही बहुत सारे कारीगरों के द्वारा फिर से खड़ा कर दिया गया था और खड़ा करने के बाद अंग्रेजी सेना जो थी उसे बहुत ही मुश्किल हुई थी। आठवें दिन बड़ा प्रलय मचा और घनघोर युद्ध हुआ। इस विकट घड़ी में पेशवा के तरफ से मदद न मिलने से बाई साहब बहुत ही चिंतित हो गई थी और 10वें दिन कालपी से तात्या टोपे 15,000 फौजों को लेकर झांसी पहुंचे थे और तात्या टोपे की अकुशलता या हिंदी सिपाहियों की असुरता ने उन्हें टूटकर भागने पर मजबूर कर दिया था। तात्या टोपे जी के जो सैनिक थे 15,000 सैनिक थे जो झांसी की रानी की मदद के लिए लेकर उन्होंने आए थे, वो अंग्रेज़ों को थोड़ा सा भारी पड़ा। आगे है कि इस प्रकार युद्ध की विभीषिका लगातार 11 दिन तक कायम रही थी और रानी लक्ष्मीबाई स्वयं किले में घुस गए और भारी रक्तपात किया। स्वयं किले में घुसकर इन्होंने और उसके दांत खट्टे किए थे। बाई साहब ने 1500 विलायती बहादुरों के फौज का नेतृत्व कर अंग्रेजी पलटनों पर कहर ढा दिया और अंग्रेजी पलटनों की भीषण रक्तपात की मतलब भीषण बहुत सारे लोगों को इन्होंने मारा। अंग्रेजी सैनिकों को बहुत को ही मारा, काटा, कुचला और उससे बहुत सारा खून बहा था। तो हत्या, इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था। अंग्रेजी पलटनों की भीषण रक्तपात, निरपराध प्राणियों की निर्मम हत्या ने फिर उसने भी हमारे लोगों को निर्मम हत्या किया। हमारे लोग बहुत सारे जान गंवाए और वह रक्तपात को, खून को बहता हुआ देखकर रानी साहब जो है वो बहुत ही दुखी हुई थी और ये हत्या को देखकर रानी साहब ने सोचा था कि ये सारा पाप मेरे वजह से है, मैंने अपने लोगों को नहीं बचा पाई, मुझे भी आत्महत्या कर लेना चाहिए। कैसी थी वो बाई, कैसी थी वो रानी हमारी, कैसी थी उनकी ममत्व, कैसे थे उनके वीरांगना का हृदय जो खुद ही सोचने लगी कि यह मेरे वजह से हुआ है कि मैंने अपने लोगों को नहीं बचा पाई। परंतु एक वृद्ध द्वारा उनको आत्महत्या को महापाप करार, मतलब एक वृद्ध द्वारा बताया गया कि आत्महत्या करना महापाप है और आत्महत्या पाप को संचय करने की अपेक्षा युद्ध किया जाए और युद्ध में हम लोग आपके साथ हैं। स्वर्ग जितना उत्तम है। अगर हम आत्महत्या करते हैं तो बात ही अलग है और अगर हम युद्ध में मारे जाते हैं तो वह जो है स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग से भी बढ़िया है, स्वर्ग से भी उत्तम है। क्यों नहीं अंग्रेजी सैनिकों से युद्ध ही किया जाए और युद्ध में अगर हम मारे जाते हैं। तो इन शब्दों से प्रभावित होकर वह मर्दाना पोशाक धारण कर अपने फौजों की जत्था के साथ कालपी के रास्ते चल पड़ी। कालपी के रास्ते लेखक से उनकी मुलाकात हुई और प्यास से व्याकुल बाई साहब को
पानी के लिए तैयार लेखक ने, मतलब प्यास से व्याकुल थी। तो भाई साहब को लेखक पानी देते हैं तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने खुद से कुआं से पानी निकाला, पिया और अपनी प्यास बुझाई और कहा उनको कि आप विद्वान हैं और विद्वानों की सेवा करना हमारा धर्म है, ना कि उनके हाथ से पानी पीना, ना कि उनका कुछ लेना। तो उन्होंने खुद पानी खींचकर पिया, जिससे उनकी महानता के प्रति उनका सर श्रद्धा से झुक गया। रानी की महानता को देखकर लेखक और लेखक की महानता को देखकर रानी प्रभावित हुई। कालपी से युद्ध 3 दिनों तक चला। सैकड़ों सैनिक मारे गए और युद्ध में हार का आभास मिलते ही बाई साहब व अंग्रेजी सेना जो थे वो हमारे सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। तो ऐसा लगा रानी को कि अब हम युद्ध हार जाएंगे। तो बाई साहब आभास मिलते ही तात्या टोपे और राव साहब के जंगलों के लिए निकल गए। ग्वालियर में ही सिंधे की बहुत पलटनियाँ ने पेशवा पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वह सोच रहा था कि हम भी अब कम पड़ रहे हैं। तो मुरार के घमासान युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गोली लगी थी और रानी साहब को मुरार के भीषण युद्ध में जब गोली लगी थी तो रानी ने अपने तलवार का करारा चोट खाकर घोड़े से गिरने लगी। तात्या टोपे ने उन्हें संभाल लिया था। मुरार के युद्ध में रानी को गोली लगी थी और तात्या टोपी जी के द्वारा रानी को संभाल लिया गया था। और आगे है कि तात्या टोपे जब उन्हें संभाल लिया और फिर घोड़ा को आगे बढ़ा दिया। बाई साहब की नश्वर शरीर को एक जगह लोगों ने चिता पर रखकर तेज को तेज में विलीन कर दिया। तो ऐसा भी कहा गया है कि झांसी की रानी को मरते हुए गोली तो लगी थी, लेकिन रानी जी को तात्या टोपे जी ने संभाल कर अलग ले गए और घोड़ा को आगे बढ़ा दिया। अंग्रेजी सैनिकों को यह जनश्रुति भी है कि अंग्रेजी सैनिकों को झांसी की रानी को मरने की कोई खबर न मिली। झांसी की रानी के मरने की खबर मिलती तो वह कभी नहीं डरता और वह भारत छोड़कर कभी नहीं भागता। झांसी की रानी से अंग्रेजी सैनिक जो है वो डर गए थे और डरने पर ही वह उस वक्त भागा था। लेकिन झांसी की रानी हमारी जो है अंत आकाश में विलीन हो गई थी गोली लगने के बाद। वीरांगना ने मृत्यु पाकर स्वर्ण जीता। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामायण में क्रांति के दूत मनुजता के पुजारी देवी स्वरूप ने वीरांगना ने मृत्यु पाकर स्वर्ण जीत लिया, मतलब कभी नहीं मरने वाली हो गई, वो अमर हो गई। और इस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम के दिव्यमान सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। जब तक सृष्टि है सूर्य और चंद्रमा, धरती और जगत का अस्तित्व कायम है, तब तक उत्साह और शूरता से चमकने वाला अनुजता के प्रेम अधिकारी कालदेव का महास्तंभ आत्मा के नभ के तुंग केतु तथा मानवता के मर्मे सुजान कालजयी कालोदधि महास्तव महारानी लक्ष्मीबाई का यशोगान इतिहास गाता रहेगा। क्या खूब लिखी है रुद्रा कुमारी चौहान जी ने। चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप लोग एक बार उस कविता को पुनः पढ़ें और झांसी की रानी के वीरता का आनंद उठाएं। कैसे वो हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लोगों के लिए, आप देखते होंगे कि एक दत्तक पुत्र, एक छोटा सा बालक अपने कांधे अपने पीठ पे रखकर और हमारे देशवासियों को बचाने के लिए, हम लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए कैसे वो लड़ाई लड़ रही हैं और हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए कैसे अपने जान की कुर्बानी दे रही हैं।
मतलब एक पत्नी का धर्म भी निभा रही है, एक बेटी का धर्म भी निभा रही है, एक माँ का धर्म भी निभा रही है, ऐसी वो वीरांगना थी। तो कैसे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थे। नाना के संग खेलते पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। तो ये पंक्ति हमको लग रहा है कि 108 पंक्ति से ज़्यादा ही कविता की होगी। आप लोग उसको एक बार पढ़ेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये था आँखों देखा गदर का लेखक परिचय और सारांश और प्रश्नोत्तर आपको मैंने भेजी है। आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। धन्यवाद।